आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान लल्लन सिंह जी, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री, हमारे साथी मंत्री श्री एसपी सिंह वघेल जी, श्री जॉर्ज कुरियन जी, अध्यक्ष एनडीडीबी श्री मिनेश जी, नाबार्ड के चेयरमैन श्री साजी जी, सचिव पशुपालन मंत्रालय श्रीमती अलका उपाध्याय जी, देश भर से कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए सभी कोऑपरेटिव नेताओं का, आप सभी का मैं मनपूर्वक आज के सेमिनार में स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले तो पशुपालन विभाग को और डेयरी विभाग को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि एक उचित समय पर इस सेमिनार का आयोजन करने का काम उन्होंने किया है। जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त ये दोनों चीजें, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। श्वेत क्रांति 1 से अब तक हमने जो हासिल किया है उसमें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी को पूरा करना अभी बाकी है, परंतु जब श्वेत क्रांति 2 हम शुरू कर रहे हैं तब शुरुआत से ही इसका ध्यान कर जो हमारे 25 साल बिगड़े हैं ये नहीं बिगड़ने चाहिए। श्वेत क्रांति 2 की शुरुआत से ही सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखा जाए और सर्कुलरिटी का भी ख्याल रखा जाए। और मैं बाद में बताता हूं, मेरा लल्लन सिंह जी से आग्रह है कि आज का जो सेमिनार है इसको आप पार्ट 1 मानकर चलिए, क्योंकि सर्कुलरिटी जो शब्द है इसमें ढेर सारी चीजें आज के सेमिनार के आयाम के बाहर की भी जोड़ने की जरूरत है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। परंतु मित्रों, हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो ये हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है, देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में, गौरव दिलाने में इसका योगदान है। और कृषि के अलावे इतर इनकम जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सामने हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनना और अंततोगत्वा 2047 में पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना। अगर ये तीनों लक्ष्यों को हमें सिद्ध करना है तो हर क्षेत्र के अंदर 100% दोहन जो संभावनाएं हैं, इसको 100% दोहन करने की पद्धति हर सेक्टर ने विकसित करनी पड़ेगी। और डेयरी सेक्टर ने भी आज, मुझे बड़ा आनंद है कि सर्कुलरिटी पर एक नई शुरुआत और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं इसको 250 के 250 यूनियन के अंदर पहुंचाने के लिए एक शुरुआत बड़ी विजनरी तरीके से की है। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार डेयरी विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हमारे देश की कृषि प्रणाली एक प्रकार से छोटे किसानों पर आधारित है और गांवों से शहर की ओर जो पलायन है वो छोटे किसानों की समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है।
अगर ये समस्या से निजात पाना है और छोटे किसानों को समृद्ध बनाना है तो हमारे पास डेयरी के अलावे कोई विकल्प है नहीं, बहुत कम विकल्प है। और डेयरी क्षेत्र के सभी संभावनाओं को 100% एक्सप्लोर करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक काम करने के लिए ये सेमिनार मैं मानता हूं बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। विगत 10 साल के अंदर खेती में खुशहाली देखने की एक अच्छी शुरुआत हुई है। गांव से ग्लोबल तक जाने का हौसला भी बढ़ा है और पद्धतियां भी बनी हैं। समूह से सफलता पाने का विश्वास कोऑपरेटिव के माध्यम से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और फार्म से फैक्ट्री तक की पूरी चेन ग्रामीण क्षेत्र में ही हो, इस पर भी अब बल देने का समय आ गया है। सहकार से शक्ति, सहकार से सहयोग और सहकार से समृद्धि, ये तीनों सूत्रों को हम चरितार्थ करने के लिए काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं। और आप सभी जानते हैं सहकारिता का उद्देश्य प्रॉफिट तो है ही, परंतु इसके साथ पीपल फर्स्ट का भी हमारा उद्देश्य है। प्रॉफिट फॉर पीपल, इस सूत्र को सहकारिता के माध्यम से ही हम चरितार्थ कर सकते हैं। आज जहां एक कार्यक्रम की शुरुआत में ही डेयरी क्षेत्र में सर्कुलरिटी पर मार्गदर्शिका का विमोचन हुआ, छोटे बायोगैस, बड़े बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं की वित्तीय सहायता के लिए एनडीडीबी की जो योजनाएं हैं इसका भी शुभारंभ हुआ और एनडीडीबी और सस्टेन प्लस परियोजना का शुभारंभ भी आज हुआ है। जिस प्रकार से ये क्षेत्र का रिकॉर्ड रहा है, मुझे विश्वास है कि सभी योजनाओं को हम बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकल एंड तक ले जाने में सफल होंगे। मित्रों, आज मैं डेयरी क्षेत्र के 100% पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए सर्कुलरिटी का जो कंसेप्ट लेकर हमारे मंत्री जी आए हैं, उसमें कुछ चीजें जरूर जोड़ना चाहता हूं। और मेरा आग्रह रहेगा कि एनडीडीबी और नाबार्ड इस पर बहुत कम समय के अंदर 6 माह के अंदर भी प्रायोगिक योजनाओं को कोई न कोई जिले में, कोई न कोई प्रदेश में इंट्रोड्यूस करें। मैं अभी जो आपने योजनाएं ली हैं, इसके साथ साथ कुछ नई चीजें भी रखने का प्रयास कर रहा हूं। जैविक खाद, इसका 100% दोहन करना है तो जो हमारी जिला कक्षा के दूध संघ है और ग्रामीण डेयरी है, उन्होंने जो किसान कोऑपरेटिव डेयरी के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके गोबर को भी अपनी नेट में लाने के लिए एक विशेष प्रयास करना पड़ेगा। कई सारे किसान हैं जो प्राइवेट डेयरी में अपना दूध देते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उनके गोबर का प्रबंधन ये सहकारी क्षेत्र ने करना चाहिए। उनके गोबर की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जो किसान सहकारी डेयरी क्षेत्र के नेट के अंदर आ चुके हैं, उनके गोबर के लिए तो आज आप काफी सारी योजनाएं लाए हैं, मगर वही नेटवर्क का उपयोग कर गांव की डेयरी क्या, गांव के सभी किसानों का गोबर इकट्ठा कर इसके प्रोसेस की व्यवस्था कर सकती है क्या? मैं मानता हूं बहुत ज्यादा परिश्रम के बगैर हम ये कर सकते हैं। इससे हमारी मिनिमम वायबिलिटी के जो प्रॉब्लम है वो भी रिजोल्व होंगे और जो किसान प्राइवेट सेक्टर के साथ जा रहा है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर में आकर्षित करने में भी हमें मदद मिलेगी। गैस उत्पादन के लिए जो प्रयोग हुए हैं अलग अलग क्षेत्र पर, हमने फिल्म में मॉडल देखें, उसको एक साथ
2 साल का लक्ष्य रखकर 250 के 250 जिला दूध उत्पादक संघ में कोई न कोई मॉडल सफलतापूर्वक करने का समयबद्ध कार्यक्रम करना चाहिए। एक भी जिला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर जिला दूध उत्पादक संघ हो और वहां पर पूरे जिले के किसानों को समाहित करने वाला गैस उत्पादन का कोई प्रोजेक्ट न लिया गया हो। और मैं मानता हूं एनडीडीबी की ये जिम्मेदारी है, नाबार्ड की ये जिम्मेदारी है। एनडीडीबी व्यवस्था करे, नाबार्ड वित्त पोषण के लिए एक योजना लेकर आए। तीसरा, पशु की खाने पीने की सभी चीजें जितने भी प्रकार की है वो हमारी इस नेट से होनी चाहिए। चाहे पशु का मालिक इसका दूध प्राइवेट डेयरी को बेचता है या कोऑपरेटिव डेयरी को बेचता है। अभी हमारी पूरी नेट बनी भी नहीं है, इसमें कई आयाम जोड़ने हैं। अच्छे बीज से लेकर, मानो गुजरात में अच्छे बीजों के लिए काफी काम हुआ है, देश भर में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देश के कई हिस्सों में अच्छा काम हुआ है। तो ये सारे 250 के 250 जिला संघों ने एक मॉडल को एडॉप्ट करना चाहिए। और इसके साथ जिन पशुओं का दूध कोऑपरेटिव डेयरी के नेट में नहीं आता है, वो पशु के स्वास्थ्य और उसके पोषणक्षम आहार की चिंता भी कोऑपरेटिव मूवमेंट ने करनी चाहिए। भले उसका दूध प्राइवेट सेक्टर में जाता होगा, मगर पशुदान, अच्छे चारे का बीज, ये सारी चिंता हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इससे कुल मिलाकर दूध की उत्पादकता में तो बढ़ोतरी होगी ही। मुझे पूरा भरोसा है कि वो धीरे धीरे कोऑपरेटिव नेट को भी मजबूत करेगा और इसका हिस्सा बनेगा। गुजरात में हमने बनासकांठा और पंचमहाल में हर ग्रामीण डेयरी में माइक्रो एटीएम का एक प्रयोग किया है। इससे ढेर सारे पशुपालकों को बहुत फायदा हुआ है और लगभग 7,700 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सेक्टर की डिपॉजिट बढ़ी है। ये मॉडल को भी नाबार्ड की जिम्मेदारी है कि ये मॉडल को हर जिला संघ के अंदर हम पहुंचाएं। सारे अकाउंट कोऑपरेटिव सेक्टर में खोलने के लिए भी एक कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया गुजरात में। और आज गुजरात की सभी कोऑपरेटिव संस्थाओं में से 93% कोऑपरेटिव संस्थाओं के अकाउंट कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर खुले हैं। इससे सहकारिता के लिए धन अपने आप उपलब्ध हुआ है और ये कम ब्याज वाली डिपॉजिट है। इससे बैंकों की सदृढ़ता भी बढ़ी है। मैं जानता हूं कई सारे प्रोफेशनल जो कोऑपरेटिव में जुड़े हैं, उनका कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकों के प्रोफेशनलिज्म पर उनके मन में सवालिया निशान है, मगर इससे हम भाग नहीं सकते। ये सुधरेगा, अपने आप सुधरेगा, हम साथ में रहकर सुधारना है। मगर इसके कारण हम कोऑपरेटिव नेट के बाहर जाने का बहाना नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर 100% चक्रीय आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था करनी है तो कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव करने के बाद ही हो सकती है। जब आप यहां पर सर्कुलरिटी पर बात कर रहे हैं, तब मेरा आग्रह होगा कि फैट नापने के मशीन से लेकर डेयरी की सभी प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई मशीनरी का उत्पादन भारत के अंदर ही होना चाहिए। जब सर्कुलरिटी शब्द को हम व्याख्यायित करते हैं तो इसके अंदर ये भी आता है, एक भी मशीनरी विदेश से भारत में न आए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और मेरा आग्रह है एनडीडीबी से कि आपने जो मशीनरी उत्पादन के लिए प्रयास किया है, इसमें सारी कोऑपरेटिव जिला दूध उत्पादक संघों को
शेयर देकर हिस्सेदारी बनाइए। वो प्रॉफिट कोऑपरेटिव सेक्टर में ही जाना चाहिए। मेजर शेयर एनडीडीबी का रहे, परंतु सारे जिला दूध उत्पादक संघों को इसके अंदर शेयर देकर जो आपके कंज्यूमर है इसकी आर्थिक विकास की चिंता भी करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि संस्था भी कोऑपरेटिव होनी चाहिए। तो अच्छी एक कोऑपरेटिव डेयरी क्षेत्र के हर मशीन के उत्पादन के लिए भी बने और केवल भारत में 100% उपयोग नहीं, विश्व भर के ये मार्केट को दोहन करने के लिए हमारी रणनीति होनी चाहिए। जिस प्रकार का हमारे दूध संघों ने परफॉर्मेंस किया है, पराक्रम किया है, मुझे विश्वास है कि यह हो सकता है। पशु को जब हम सर्कुलरिटी का नाम देते हैं डेयरी क्षेत्र में, तो पशु के चमड़े और हड्डियों तक के उपयोग की सर्कुलरिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। अगर गांव की डेयरी मरे हुए पशुओं को एक छोटी सी कोऑपरेटिव बनाकर चमड़े को प्रोसेस कर सारा चमड़ा अगर जिला डेयरी या राज्य स्तर का दूध उत्पादक संघ बड़े जूते बनाने वाली कंपनियों को बेचता है तो इसका प्रॉफिट कम से कम 3 गुना कर देंगे और हम किसान को इसका अच्छा मूल्य भी दे पाएंगे। 100% सर्कुलरिटी का कंसेप्ट जब हम कहते हैं तब इसको भी हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। और डेयरियों में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट अपने जिले के एक उत्पाद को फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसान के लिए वैल्यू एडिशन और डेयरी के मुनाफे में बढ़ोतरी, ये दोनों चीजों के कुछ अच्छे मॉडल एक साथ अभी 240 जिला दूध उत्पादक संघ में करने की जरूरत नहीं है। जैसे गैस में हमने 3 मॉडल बनाए हैं, इसी प्रकार से इसके मॉडल बन सकते हैं। और मैं मानता हूं कि हर क्षेत्रीय राज्यों में से एक एक राज्य को पकड़कर 2-2 जिलों को पकड़कर ये मॉडल बनाने चाहिए। और कार्बन क्रेडिट के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत हो गए एक्सपेरिमेंट, अब इसको हमारी पद्धति का हिस्सा ही बनाना चाहिए। जैसे आज भारत में कोई भी कोऑपरेटिव डेयरी हो, उसका फैट वैज्ञानिक तरीके से नापा जाता है, इसी प्रकार से कार्बन क्रेडिट किसान को मिले, इसकी हमने एक बहुत अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था कोऑपरेटिव मॉडल पर बनानी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो सेमिनार है इसको मंत्री जी सेमिनार 1 हिस्सा दे और ये सारे चीजों को, और इसमें कुछ और जोड़ना है तो जोड़कर सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर सेमिनार 2 कर कुछ अच्छे प्रयोग 1-2 साल में हम करें और जो प्रयोग हो चुके हैं इसको व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर जमीन पर उतारें और कुछ अच्छे प्रयोग कर आने वाले 2 साल में हम इसकी इकोनॉमी की नेट को बहुत बड़ा करें, साइज को भी बढ़ाए, स्केल को भी बढ़ाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं पशुपालन विभाग को कि सहकारिता विभाग पूरी तरह से इसमें आपको न केवल सहायक होगा, सरकार में बाकी सारी जगहों पर भी जो आपको मदद की जरूरत है इसमें हम जरूर, क्योंकि मैं मानता हूं कि सहकारिता विभाग का ही एक्सटेंशन है और पशुपालन विभाग का एक्सटेंशन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। इस कंसेप्ट के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैविक उर्वरकों के मार्केटिंग के लिए एक अच्छी व्यवस्था हमारे अमूल जैसे संघों ने इजाज करनी चाहिए। जो अब ये ऑर्गेनिक खाद बनेगा, इसके अच्छे तरीके से मार्केटिंग कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा दाम इसके कैसे उपलब्ध बने और उसमें प्रायोरिटी 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान को कैसे मिले, इस सब चीजों का उपयोग करने का
समय आ गया है। मित्रों, जब हम श्वेत क्रांति 2 की ओर आगे बढ़े हैं, लल्लन सिंह ने शुरुआत करा दी है इसकी, तब आप कल्पना करिए कि 23 राज्य स्तरीय संघ है। क्या हम लक्ष्य रख सकते हैं कि एक भी राज्य और एक भी यूटी ऐसा नहीं होगा जहां राज्य स्तरीय संघ नहीं होगा? क्या हम देश के 80% जिलों में, हम अभी 240 दूध संघ हैं, क्या 80% जिलों में दूध संघ को बनाने का लक्ष्य रख सकते हैं क्या? श्वेत क्रांति 2 में 28 विपणन डेयरियां हैं, इसको क्या हम 3 टाइम कर सकते हैं क्या? और 2.3 लाख 2,30,000 गांवों में 2 लाख सहकारी समितियां फैली है। इसका लक्ष्य आपने तय कर ही लिया है। और इसके साथ साथ हर गांव में किसानों की संख्या में 10% की वृद्धि का लक्ष्य भी हमने तय करना चाहिए। जो कॉमर्शियल अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, कॉरपोरेट को बेचते हैं, वो कोऑपरेटिव नेट में 10% लाने का भी लक्ष्य करना चाहिए। और मैं मानता हूं एनडीडीबी ने सभी राज्य संघों को साथ में रखकर इसका एक वैज्ञानिक कार्यक्रम भी बनाना चाहिए, इसका मॉनिटरिंग भी करना चाहिए और उसका डैशबोर्ड बनाकर अच्छे तरीके से त्रिस्तरीय कोऑपरेटिव दूध उत्पादन की पूरी व्यवस्था बने, इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि डेयरी क्षेत्र जो कोऑपरेटिव में है, ये उपभोक्ता को पास से जो पैसा प्रोसेस मिल्क का आता है, इसका 75% से ज्यादा किसानों को वापस देता है। और जो कॉरपोरेट डेयरी क्षेत्र है, इसमें किसानों को 32% मिलता है। तो मैं मानता हूं 32% और 75% का जो अंतर है, ये देश के हर किसान के लिए हमें मिटाने का लक्ष्य पशुपालन और डेयरी विभाग ने रखना चाहिए। और 16 करोड़ टन गोबर जिसकी लल्लन सिंह जी ने बात करी, वो सारा अपने नेट में लाने के लिए प्रयास। दूध आए ना आए, गोबर तो आ ही सकता है, क्योंकि उनके पास गोबर के उपयोग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम हमारे गोबर के उपयोग के लिए गैस प्लांट के प्लान करते वक्त सिर्फ कोऑपरेटिव नेट से जुड़े किसानों के गिनती न करें। सारे दूध उत्पादक किसानों में से 80% की गिनती कर इसकी कैपेसिटी बढ़ाएं। कोऑपरेटिव क्षेत्र के साथ जुड़े हुए किसानों को फर्स्ट रोक में ले लीजिए और उसके बाद जो कोऑपरेटिव नेट में नहीं है, प्राइवेट डेयरी में, इनका गोबर तो कम से कम ले आइए, इसको पशु आहार तो कम से कम पहुंचाइए। और उस दृष्टि से पशु आहार की फैक्ट्रियों की साइज भी बढ़ानी पड़ेगी और गोबर से गैस बनाने के हमारे जो प्लांट है, इसकी क्षमता की भी गिनती हमें करनी पड़ेगी। और बायोगैस और सीएनजी दोनों के उत्पादन के लिए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। जकरियापुर मॉडल, बनास मॉडल और वाराणसी मॉडल, ये मॉडल को जस के तस लागू करने की जगह जिस जिले में हम लागू करना चाहते हैं, वहां की परंपराओं को, वहां की क्षमताओं को और वहां के किसानों की मानसिकता को समझकर जिले के लिए उचित परिवर्तन करने के लिए हर जिले में चिंतन होना चाहिए। ये जगह पे जो मॉडल सफल हुआ है, हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि वो भी जगह पे सफल होगा। तो इसके लिए मूल चीजों को बदले बगैर जो जिले की प्रकृति है, इसके काम करने की पद्धति है, किसानों की प्रकृति है, इसको ध्यान में रखकर मॉडल में कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा। मित्रों, मीथेन और CO2 के उत्सर्जन में कमी बहुत होगी, मुझे मालूम है, मगर इसके 100% कार्बन क्रेडिट हमारे किसान के बैंक अकाउंट में जानी चाहिए। सर्कुलरिटी का मतलब यही है
सर्कुलरिटी का मतलब सिर्फ गैस का उत्पादन नहीं है, गोबर का उपयोग नहीं है, खाद का उत्पादन नहीं है। जैसा मैंने कहा, चमड़े और हड्डी तक इस काम में जितनी भी संभावना है सभी को एक्सप्लोर करना, इसको ही हम सर्कुलरिटी का नाम देना चाहिए। और जब हम और 50,000 नई मल्टी डायमेंशनल पैक्स बनाने जा रहे हैं, डेरिया बनाने जा रहे हैं, तो इस सब में ये चीजें पहले से ही इनबिल्ट कर आगे बढ़ना चाहिए। पहले से ही इसके संविधान के अंदर, इसके कल्चर के अंदर और किसानों की मानसिकता के अंदर ये सारी चीजें 100% दोहन, 100% दोहन का हमने रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और एक प्रकार से महिलाओं की रोजगारी के लिए भी कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 64% बहनें इस सेक्टर को टोटल निकालें तो कंट्रीब्यूट करती है। इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर में 72% महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये तो अब सिद्ध हो गया है कि कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से जो हम काम करते हैं, इसमें माताओं की रोजगारी के लिए, बहनों की रोजगारी के लिए, इनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम होता है। और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता, ये भी हमारा एक देश को आगे ले जाने का बड़ा लक्ष्य है, ये भी इससे सिद्ध हो सकता है। मोदी जी ने कहा है कि कचरे को कंचन में बदलना ही आत्मनिर्भर भारत के प्रति बहुत बड़ा कदम है, उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तो कचरे को कंचन में बदलने का, समृद्धि में बदलने का डेयरी सेक्टर से भी ज्यादा और कोई डेयरी सेक्टर काम नहीं कर सकता। मैं फिर से एक बार पूरे विभाग को और विशेष कर लल्लन सिंह और हमारे साथी मंत्रियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छी शुरुआत इस परिचर्चा से हुई है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से लल्लन सिंह और हमारे 2 MOS के नेतृत्व में पशुपालन विभाग चल रहा है, डेयरी विभाग चल रहा है, हमें सभी संभावनाओं का 100% दोहन करेंगे। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।